मेंस जो दोनों होता है वो साइमल्टेनियसली हो जाएगा। आप ये नहीं कि अगर प्री के लिए कर रहे हो कि एक चैप्टर आप यहाँ से उठा लिए, फिर मेंस के लिए आप मतलब अलग से मतलब पहले आप प्री पूरा कंप्लीट कर लिए फिर मेंस कर लिए, वैसे में दिक्कत हो जाएगा। तो बेसिक्स क्लियर करने के लिए पहले आपको एक ही चैप्टर उठाना है। 45 दिन पहले अराउंड 60 to 70 मॉक मेंस के दे देता था, कभी एक दिन में एक, कभी एक दिन में दो। वो जरूरी है, बहुत जरूरी है मॉक। सो हेलो एवरीवन, दिस इज मीनाक्षी एंड वेलकम टू गाइडली। आज हमारे साथ यहाँ पर मिस्टर संगीत खिरवाल कनेक्टेड हैं, जिन्होंने हाल ही में बहुत सारे एग्जाम्स क्लियर किए हुए हैं। और जो हमारा मेन पर्पस है आज का, वो है आपका आरआरबी पीओ क्लर्क के लिए जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं, क्या आपका बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकता है मॉक्स के लिए, आपका प्री मेंस के लिए, एंड एवरीथिंग हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूंगी संगीत को कि उन्होंने जितने भी एग्जाम्स क्लियर करे हैं, आखिरकार उनकी मेहनत रंग आई। तो संगीत, आप किस बैकग्राउंड से हैं? आपने ग्रेजुएशन किस बैकग्राउंड से किया हुआ? मैम मैंने बीकॉम से कंप्लीट किया था ग्रेजुएशन। ओके, आपने तैयारी कब से स्टार्ट करी थी? मैम जैसे कि ग्रेजुएशन मेरा 2020 में कंप्लीट हुआ था, तो ओके कुछ टाइम लगा था, 3-4 महीना लगा था, तो 2021 का स्टार्ट हो गया था। तब से मुझे लगा कि बैंकिंग मेरे लिए सही है और 2021 से मैंने स्टार्ट किया था। ओके ओके। देन आप कहाँ से बिलोंग करते हो? मैम झारखंड झारखंड से एक छोटे से टाउन चाईबासा है, मैं वहाँ से हूँ। ओके, तो आपने तो नाम रोशन कर दिया, वो छोटा सा तो नहीं रहा, बड़ा हो गया, राइट? तो सबसे पहले थैंक यू संगीत, मैम। मैं जानना चाहूंगी आपने अभी फिलहाल कितने एग्जाम्स क्लियर करे, उनके नेम बता दीजिए। मैम स्टार्टिंग फ्रॉम 2023 सबसे पहला मेरा एग्जाम जो क्लियर हुआ था वो बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट ऑफिसर का था। और अभी रिसेंटली 1 जनवरी को मेरा दोनों आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क क्लियर हुआ। उसके बाद 1 अप्रैल को आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस क्लर्क क्लियर हुआ। यानी टोटल 5 एग्जाम विद इन द स्पैन ऑफ आई थिंक एक साल में 5-6 एग्जाम मैंने क्लियर किया। ओके ओके। एंड आई थिंक आरबीआई असिस्टेंट आपका ऑन द वे है, राइट? आई थिंक इनका यस मैम। क्लियर अभी फाइनली नहीं आया, इस वजह से ये उस चीज को श्योरिटी नहीं कर रहे हैं, बट आई नो आरबीआई असिस्टेंट भी इनका है। तो सबसे पहले संगीत, मैं यहाँ पर आपसे जैसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आपकी जो स्ट्रेटजी है वो मुझे बहुत पसंद आई थी, तो मैंने सोचा कि उसको हम स्टूडेंट्स के साथ डिटेल में डिस्कस करें, राइट? तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये है, हाउ टू क्लियर बेसिक्स ऑफ चैप्टर्स, लाइक जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, इनको कैसे क्लियर किया जाए। और दूसरा क्वेश्चन है, इज इट गुड टू लीव टॉपिक्स, लाइक स्टूडेंट टॉपिक्स को छोड़ देते हैं, तो आपने कैसे किया था सिस्टम? मैम पहले तो मैं सेकंड क्वेश्चन का आंसर करना चाहूंगा। एक्चुअली टॉपिक टॉपिक जो लीव कर सकते हैं वो बेसिकली तभी कर सकते हैं, या तो वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, या तो एग्जाम में उसका खास वेटेज नहीं देखा जाता। तो अगर हम देखा जाए, अगर वेटेज की बात करें, हाँ तब आप छोड़ सकते हो। पर अगर ऐसा टॉपिक है जो आपका मतलब बेसिक्स है एकदम, मतलब उससे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, और आपको भले जितना भी हार्ड हो, जैसे कि उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया, जैसे परसेंटेज रेशियो, कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स है जिनको स्किप कर ही नहीं सकते। जैसे अगर पॉइंट्स की बात की जाए तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का हो गया, परसेंटेज का हो गया, और ये सब क्योंकि इससे डीआई वगैरह आएगा, तो ये सब तो मस्ट है। और फ्री टाइम डिस्टेंस और प्रोबेबिलिटी, ये सब स्किप नहीं कर सकते। हाँ कुछ कुछ टॉपिक जो लेंथी है, जिसका वेटेज भी ज्यादा नहीं होता है, वो शायद स्किप कर सकते हैं। और आपका मैम पहला क्वेश्चन क्या था? पहला था कि हाउ टू क्लियर आवर बेसिक्स, दैट मीन्स जब हम तैयारी स्टार्ट करते हैं तो हमें किस तरीके से स्पेशली क्वांट रीजनिंग इंग्लिश पे फोकस करना चाहिए। हाँ मैम, बेसिक्स जैसे कि मैंने बताया, बेसिक्स तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बेसिक्स क्लियर करने के लिए तो डेफिनेटली हमको टॉपिक वाइज ही चलना होगा। टॉपिक टू टॉपिक एक एक क्वेश्चन क्वेश्चन तभी बनेगा जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। और कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको एक ऐसा सोर्स देख लो जहाँ पे मतलब सारा चैप्टर कवर हो, और एक 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 कोई भी चैप्टर का आपको ना सिर्फ क्वेश्चन मॉक वगैरह ना सिर्फ हो, बल्कि उस चैप्टर का डिटेल में हो। जैसे कि एक लैडर बोलते हैं, जैसे कि पहले स्मॉल स्मॉल जो टॉपिक्स होंगे उनको कवर किया जाएगा, फिर उसको बेस बढ़ाते बढ़ाते धीरे धीरे मतलब प्री और मेंस जो दोनों होता है वो साइमल्टेनियसली हो जाएगा। आप ये नहीं कि अगर प्री के लिए कर रहे हो कि एक चैप्टर आप यहाँ से उठा लिए, फिर मेंस के लिए आप मतलब अलग से मतलब पहले आप प्री पूरा कंप्लीट कर लिए फिर मेंस कर लिए, वैसे में दिक्कत हो जाएगा। तो बेसिक्स क्लियर करने के लिए पहले आपको एक ही चैप्टर उठाना है। उस चैप्टर का आपको पहले बेसिक यानी प्री लेवल क्लियर करना है,
फिर उसी में आपको धीरे-धीरे करके अपना लेवल अप करना है और मेंस के लिए फिर प्रिपेयर करना चालू कर देना है। एक क्वेश्चन और है संगीत, द मेन थिंग इज कि हम सब जानते हैं आरआरबी में 40-40 क्वेश्चंस रहते हैं क्वांट और रीजनिंग के एंड 45 मिनट्स रहते हैं। तो इसमें स्पीड मैथ्स का बहुत बड़ा पोर्शन एक मतलब एक एडवांटेज रहता है जो इसको तैयार करना बनता ही बनता है, क्योंकि आप जब कम टाइम में प्रिपेयर करोगे तभी आप एग्जाम क्वालिफाई कर पाओगे। तो कैसे इंप्रूव किया जाए स्पीड मैथ्स के पोर्शन को? स्पीड मैथ्स तो ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन का ही खेल है, क्योंकि आपको नंबर्स दिखेंगे। स्पीड मैथ्स में ज्यादा से ज्यादा क्या आता है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है, और इसके अलावा रॉन्ग नंबर सीरीज, और इसके अलावा मिसिंग सीरीज आता है। तो ये सब तभी आप कर पाओगे। इस सब में मुझे लगता है कि 15 से 16 मार्क्स प्रीलिम्स में आराम से आ जाता है, और भी कुछ बिल्कुल। कुछ शायद अप्रोक्सीमेशन टॉपिक है, सिंप्लीफिकेशन, तो ये सब से 15-16 मार्क्स आ सकता है। अब इसको बात है कि करना कैसे है, तो ये तभी हो सकता है जब पहले तो आप ये इनका बेसिक्स तय करोगे, क्योंकि इनमें भी बेसिक्स आता है, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो देखा जाता है कि एक ही तरह पैटर्न से रिपीट करते हैं। जैसे अगर मिसिंग सीरीज की बात करी जाए, तो वो कितना प्लस होगा कितना माइनस होगा, लॉजिक, जो लॉजिक रहता है वो लॉजिक समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो लॉजिक आपको तभी समझ आएगा तब उस सीरीज के आप कम से कम 500-600, या फिर मैंने तो एक्चुअली जब अपने टाइम में तो 1000 से ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किए थे। पर आप मतलब जितने क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे धीरे धीरे, स्मॉल स्मॉल लेवल, हाँ, अलग अलग जगह जगह से आप क्वेश्चन मत उठाओ। उससे क्या रहेगा, आप अलग अलग जगह से क्वेश्चन उठाओगे तो क्या पता आप वो वही चीज आपका रिपीट होते जा रहा होगा, तो आप कुछ प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। हाँ, एक ही जगह से आप 5-6 क्वेश्चन उठाते हो, तो क्या होगा कि आप धीरे धीरे पहले मतलब एक लॉजिक, फिर वो लॉजिक से लेके दूसरा लॉजिक, तो एक मतलब कंसेप्ट वाइज बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आप एक ही तरफ से वो मतलब कंसेप्ट से स्टार्ट करो, धीरे धीरे क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करो, फिर आप देखना, उसके बाद आप सेक्शनल मॉक लगा के देखना, तो फिर आपका ये स्पीड मैथ में गलती नहीं होगा। और मैंने कुछ एक एक्स्ट्रा चीज किया था स्पीड मैथ, अपना स्पीड बढ़ाने के लिए। तो मैंने जो मैंने किया था, एक्चुअली क्या था, मैं क्या करता था, भले ही लोग मुझे पागल बोले या कुछ भी बोले, पर ये मेरा जुनून था और मैं ये करता था, मैं डेली बेसिस पे करता था। मैं क्या करता था, जब भी मेरा मन करे, मैं 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट खाली है तो कोई दो नंबर ले लेता था। कभी अगर 4-5 डिजिट का नंबर को मैं ऐड करता था, और कभी भी मतलब मैं ये रेगुलर करता था। कभी दो नंबर ले लिया, टू डिजिट नंबर है तो उसको मल्टीप्लाई अपने में करते रहता था। और ये सब बिना पेन के पेन से करोगे तो वो तो फिर नॉर्मली हो गया। बिना इट्स पेन के मैं मेंटल कोशिश करता था कैलकुलेशन। कि हाँ, यस मैम, मेंटल कैलकुलेशन जितना बनाओगे उतना आपका स्पीड बढ़ते जाएगा। ये एक बैक नहीं होगा, धीरे धीरे करके होगा। बहुत सही बात इन्होंने बोली। स्पीड मैथ्स का अगर आपको इम्प्रूव करना है गाइस, तो मेंटल कैलकुलेशन पर वर्क करिए और 10 से 15 मिनट आप निकालिए कि आप अपने टॉपिक्स जो हैं उनकी प्रैक्टिस करिए। जैसा कि इन्होंने बताया कि इन्होंने 1000 प्लस क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे, राइट? इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है आरआरबी पीओ क्लर्क के लिए मेन, वो है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर प्री एंड मेंस साइमल्टेनियसली। बिकॉज हम सब जानते हैं कि अगर प्री तैयार कर लिया तो पेपर आपके ओवरलैप करते हैं, आगे जाके मेंस को टाइम नहीं मिलता है, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट मेंस में हर साल फेल होते रहते हैं। तो आप इसके लिए क्या बोलना चाहेंगे, आपने कैसे तैयारी करी? मुझे आजकल तो देखा जा रहा है कि आजकल लोग समझ रहे हैं, और ना सिर्फ प्री का कर रहे हैं बल्कि आजकल साथ साथ मेंस का भी करते आ रहे हैं। मैंने फर्स्ट टाइम जब मेरा टर्न था तब मैंने गलती कर दी थी, सिर्फ प्री का किया और अचानक से मेंस आ गया, मेरा स्कोर भी काफी खराब हो रहा, क्लियर नहीं हुआ था। पर उसके बाद से मुझे समझ में आ गया था कि दोनों को एक साथ लेके चलना है। और इसके लिए मैं क्या करता था कि कम से कम टाइम प्री को देता था। जैसे कि दिन का टाइम, मैं अपने इनिशियल स्टेज में दिन के टाइम में प्री के कुछ क्वेश्चंस बनाता था, और एक बार तो कंसेप्ट मैंने क्लियर कर लिया, फिर कुछ कुछ सुबह क्वेश्चंस बनाता था, फिर शाम के टाइम में मेंस का प्रिपेयर करता था। मेंस के लिए ज्यादा कुछ नहीं करता था, जैसे कि प्री का एक चैप्टर मैंने ले लिया तो उसी का एडवांस लेवल मैं शाम को एकदम पूरा करना पड़ता था। उसमें मैं मतलब टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं देता था, और जैसा भी हो मतलब मुझे वो टॉपिक कंप्लीट करना है। उस टॉपिक एक ही टॉपिक का सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन यानी प्री लेवल क्वेश्चन, क्योंकि मैं देखता हूँ या फिर आप लोग सब देखते होंगे कि टॉपिक प्री और मेंस में ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, बस कंसेप्ट का डिफरेंस रहता है, और जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो, हाँ, वो लेवल एकदम अलग रहता है। तो जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, ये सब के इनिशियल स्टेज में मैंने क्या किया था, छोटे छोटे जो क्वेश्चन होते थे वो सुबह बनाता था प्री के लिए, उससे मेरा प्री अच्छा हो जाता था। फिर वही सेम कंसेप्ट के लिए
उसका एडवांस क्वेश्चन सब मैं शाम को बनाता था, तो उससे क्या होता था कि मेरा मेंस का भी बहुत अच्छा फोकस बढ़ जाता था। और जब तक एक चैप्टर पूरा कंप्लीट अच्छे से नहीं होता था, तो वो उसमें मैं दूसरे चैप्टर में जाता ही नहीं था। मेरा प्री का एक चैप्टर 3 दिन में क्लियर हो जाता था। मेंस के लिए सेम चैप्टर के लिए मुझे 5-7 दिन लगते थे, क्योंकि मेंस में वास्ट कंसेप्ट होता है। फिर एक चैप्टर मैंने कंप्लीट कर लिया, तो सेकंड चैप्टर के लिए मैं वही करता था। दिन में जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं वो सब बनाता था, और शाम में वही वही सब क्वेश्चन के एडवांस, मतलब वही सेम टॉपिक के एडवांस फॉर्म में जाता था। तो उससे क्या होता था कि मेरा दोनों क्लियर हो, मतलब दोनों कंसेप्ट क्लियर हो जाता था। प्री के लिए छोटा मोटा क्वेश्चन जब भी आता था तो मैं श्योर हो जाता था कि मैं कर दूंगा, और अगर मेंस के लिए अगर कोई डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आ रहा है तो मैं कर सकता था। तो वैसे मैंने बहुत दिन तक कंटिन्यू किया, कम से कम 2-3 महीना तो वैसे किया है। तो ये आपने के तो आपने मेंस की प्रिपरेशन, जैसे आपने कहा कि प्री टू मेंस आप साइमल्टेनियसली कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज है। जैसे ये सुबह प्रीलिम्स पढ़ते थे, शाम को उसी पर्टिकुलर टॉपिक का मेंस, तो इसमें टाइम भी कम लगता है। जो एक प्रोसेस होता है प्री और मेंस का इंडिविजुअल पढ़ने में, ये बहुत अच्छी चीज है। और सबसे बड़ी चीज संगीत, ये बताइए कि इस प्रोसेस में टाइम कितना लगा आपको? हाँ मैम, ज्यादा वैसा टाइम नहीं लगा। 3-4 महीना में मेरा प्री का भी कंसेप्ट क्लियर हो गया और मेंस का भी कंसेप्ट क्लियर हो गया, क्योंकि मैं पूरा रेगुलर था। मैं एक दिन भी, अगर मतलब एक छोटा मोमेंट होता है ना कि जिस दिन अगर आप पार्टी मार लिए या फिर स्किप कर दिए, मैं पूरा रेगुलर था। तो इससे क्या हुआ कि मेरा पुराना टॉपिक भी मतलब रिफ्रेश रहा, और कुछ नया भी पढ़ता था। तो क्योंकि मैं कंटिन्यू पढ़ रहा हूँ, तो मेरे दिमाग में था कि एक जैसे रेशियो का, मतलब पहले परसेंटेज किया, उसके बाद फिर मैंने रेशियो किया, तो बीच में कोई गैप नहीं था। तो पुराने कंसेप्ट से और धीरे धीरे आप कंसेप्ट बिल्ड होता ही जाएगा अगर आप रेगुलर रहोगे तो। और इसके अलावा जैसे मैं बात करूं, आपने जो प्रिपरेशन करी, फॉर एग्जांपल आपने रीजनिंग के लिए भी किया होगा सेम थिंग, राइट? तो आपने जो प्रिपरेशन यस करी, मैम। इसके लिए आपने सोर्सेस क्या क्या फॉलो करे थे? मैम, ये सोर्सेस का बहुत ज्यादा बड़ा कहानी है। जैसे कि मैं फिर से एक बार छोटा सा दोहरा दे रहा हूँ, क्या मैं गलती करता था। क्या करता था मैं कि ज्यादा से ज्यादा प्री का तैयारी करता था, मेंस का नहीं करता था। और बहुत तरह तरह के सोर्स में इधर उधर से देखता रहता था। मेरा बहुत टाइम, जैसे कि अभी जो मैंने एक सोर्स फॉलो किया, तो मेरा 3 महीना में काफी अच्छा प्रिपरेशन हो गया। पहले 1 साल मेरे को लग गया और अच्छा से प्रिपरेशन हुआ नहीं, जबकि टाइम मैंने दोनों बार सेम ही दिया था। जितना मैं 3 महीना में अभी कर लिया, उतना मैं 1 साल में नहीं कर पाया। अब बात करते हैं मैंने इस पर किया क्या। मैं क्या करता था, जैसे कि ये मैम मैम का ही गाइडली है, पीडीएफ बंडल्स बोल के। तो मैंने काफी अच्छा से उसको मतलब रिवाइज किया है। ऐसे भी नहीं, पूरा सिस्टमेटिक वे से, क्योंकि सिर्फ पीडीएफ बंडल्स बनाओगे तो क्या होगा कि आपका स्पीड घट जाएगा। मैं क्या करता था, दिन में अब एक बार प्री का कंसेप्ट क्लियर हो गया, तो फिर मैंने मेंस पे ज्यादा फोकस किया था। दिन में मैं क्या करता था, दिन में जो क्वेश्चन होते थे, मैं क्वेश्चन बनाता था। और उस क्वेश्चन के जैसे कि अगर अगर जैसे वो क्वेश्चन हो गए, एक पीडीएफ बंडल में 2 सेक्शन बना। हालांकि इंग्लिश स्किप कर देता था, इंग्लिश में मैं ज्यादा से ज्यादा मार्क्स देता था। क्वांट और रीजनिंग के लिए मैं क्या करता था, जैसे डे वाइज उनका दिया हुआ है बंडल्स, तो डे वाइज मैं शुरू में 2 दिन करके 2 डेज का बना लेता था, क्वांट्स के लिए भी रीजनिंग के लिए भी। और शाम को क्या करता था, जिस जिस चैप्टर का बनाया है, तो वही चैप्टर का, जिस चैप्टर का वो कंसेप्ट आया है, तो वही चैप्टर का मैं मॉक देता था शाम में। और धीरे धीरे करके 1 महीना ऐसे करते गया। फिर क्या हुआ कि अब मैं मॉक के लिए रेडी हो गया था, मेरे चैप्टर वाइज क्लियर हो गया। अब अगर रीजनिंग की बात करें, तो काफी अच्छे अच्छे पजल्स को बंडल्स में दिए गए हैं। तो मैं वो बंडल बनाता गया, और उसके बाद मैं देख रहा था कि सिर्फ बंडल बनाने से नहीं हो रहा, हालांकि मेरा कंसेप्ट बहुत अच्छा क्लियर हो जा रहा है। काफी ज्यादा, मतलब अगर मैं टाइम ले रहा हूँ तो मेरा क्वेश्चन सारा बन जा रहा है। पर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं क्या करता था कि अब शाम को ज्यादा से ज्यादा मॉक देता था। और जैसे कि पजल्स क्या है कि पजल्स अगर आपके नहीं बनते तो आपका कॉन्फिडेंस गिर जाता है। तो जिस दिन मेरा कॉन्फिडेंस गिर जाता था, तो अगर मान लीजिए मैं पीओ मेंस लेवल का सॉल्व करने में मेरे को हैबिट हो गया, अगर जिस दिन मेरा कॉन्फिडेंस गिर जाता था, तो मैं अपना कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए पीओ से क्लर्क में शिफ्ट कर देता था। तो क्या होता था, क्लर्क मेंस में बनाता था, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस अपने आ जाता था। और उसके बाद फाइनली एक मेरे को ब्रेक मिला, या फिर मैं बोलूँ मेरा कंसेप्ट क्लियर हुआ, या फिर पता नहीं। फिर धीरे धीरे करते करते एग्जाम्स, जितना मैंने लास्ट जितना 5-6 एग्जाम दिया, सारा क्लियर कर लिया। रीजन यही है कि मैं कंसिस्टेंट रहा, और कंसिस्टेंट दो चीज को लेके, एक
सिर्फ सिंगल सोर्स को लेके और सिर्फ सिंगल सोर्स के मॉक को लेके। तो एक सोर्स के मॉक फॉलो करता था और एक के लिए एक स्टूडेंट को मॉक देने चाहिए, क्योंकि अभी हम कंपोजिट टाइमिंग पे भी आएंगे आरआरबी की, बट बिफोर दैट आई वांट टू नो कि आपने कितने आरआरबी पीओ क्लर्क के मॉक दिए थे प्री और मेंस के? मैम इनिशियल स्टेज में प्री के तो मॉक्स काफी देता था, पर एक स्टेज ऐसा आ गया था क्योंकि मेरे सारे प्री क्लियर हो रहे थे, तब प्री के ज्यादा नहीं, 3-4 मॉक एग्जाम के पहले देता था। अब मेंस की बात कर लेते हैं। आप मैम बिलीव नहीं करोगे, मेंस के मैं लगभग, आप कोई एक मतलब एक पीरियड पकड़ लो, 1-1.5 महीना में, यानी लास्ट 45 डेज में, एग्जाम से 45 दिन पहले अराउंड 60 to 70 मॉक मेंस के दे देता था। कभी एक दिन में एक, कभी एक दिन में दो। वो जरूरी है मैम, बहुत जरूरी है मॉक्स। और मेन से प्री में भी कॉन्फिडेंस बढ़ ही जाता है, राइट? तो ये बहुत ही यस मैम, हार्ड यस मैम। हिटिंग बात इन्होंने बोल दी कि इन्होंने कहा कि 2 मॉक्स देना मेंस की बहुत बड़ी बात होती है एक दिन में भी। संगीत, एक चीज कोई दिक्कत बताइए, नहीं आरआरबी पीओ और क्लर्क में हम जानते हैं कंपोजिट टाइमिंग होती है, तो पहले आप प्रीलिम्स में बताइए आप टाइम कैसे डिवाइड करते थे, फिर मेंस में। मैम। अगर प्रीलिम्स की बात कर ले तो प्रीलिम्स में क्या होता था, हो सकता है कि बाकियों से मेरा ओपिनियन डिफर कर जाए। प्रीलिम्स में क्या होता है, 45 मिनट्स होते हैं। तो क्वांट्स क्योंकि बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव होता है और क्वांट्स आपका 20-21 मिनट में बनेगा नहीं, तो मैं क्वांट्स के लिए 25 मिनट देता हूँ। और रीजनिंग क्या होता है, रीजनिंग में छोटे छोटे पजल्स होते हैं, आरआरबी में तो बहुत ही छोटे पजल्स आते हैं। और डायरेक्शन सेंस भी काफी इजी होता है, ब्लड डिटेक्शन। तो ऑलमोस्ट सारा टॉपिक बहुत इजी आता है रीजनिंग में। रीजनिंग आप 20 मिनट में कर लोगे, पर पॉइंट्स के लिए आपको 25 मिनट चाहिए। तो आप ऐसा करो, जब आप मॉक देते हो तो वही स्ट्रेटेजी अपनाओ जो आप मतलब फाइनल में वहां जाके अपनाने वाले हो। अब अगर मेंस की बात कर ले तो मेंस में कंपोजिट टाइम जो होता है वो 2 आवर्स का होता है। तो 2 आवर्स में ऑलमोस्ट मुझे लगता है अगर 40-40 मिनट, हालांकि मैं बहुत ही ज्यादा देता हूँ 40-40 मिनट बाकियों का, अगर दूसरा पॉइंट स्ट्रांग नहीं है, जैसे कि मेरा क्वांट्स और रीजनिंग बहुत स्ट्रांग है, और अगर मुझे लगता है अगर मैं 40-40 मिनट दोनों में दूं तो मेरा फुल मार्क्स आएगा, जो कि लास्ट एग्जाम में मेरा आया भी है दोनों में। तो क्वांट्स और रीजनिंग के लिए मैं 40-40 मिनट देता हूँ और कोशिश करता हूँ कि सारा बन जाए। लेकिन हाँ, अगर आप कहीं स्टक हो जाते हो, आपको लग रहा है कि थोड़ा आपको दिक्कत हो सकता है, तो अब नहीं बन रहा है मत बनाओ, उसमें टाइम वेस्ट मत करो। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट 40-40 मिनट एक ही बार में बना लोगे। मैं क्या करता था, शुरू का 10 मिनट जैसे जो जो इजी क्वेश्चन पॉइंट्स में हो गया, फिर शुरू का 10 मिनट जो जो इजी क्वेश्चन रीजनिंग में हो गया, और 10 बार जो भी लगे पहले सारे इजी दोनों सब्जेक्ट के बना लेता था। उसके बाद मैं जाता था जीए में। जीए मतलब एक बार टच किया तो वो पूरा कंप्लीट करना है। तो जीए मैक्सिमम 5 से 7 मिनट में किसी का भी हो जाएगा। फिर कंप्यूटर, कंप्यूटर 20-20 मिनट का है, तो उसमें भी क्या करता था, क्योंकि कंप्यूटर का मेरा कंसेप्ट क्लियर है, तो उसके लिए क्या करता था, उसके भी 5-7 मिनट, जब तक मैं पूरा कंप्लीट नहीं कर लूँ। एक बार ये दोनों कंप्लीट कर लिया तो फिर ये इसको मुड़ के देखता नहीं था। तो मतलब मुश्किल से 12-13 मिनट में ये दोनों सेक्शन मेरा कंप्लीट हो गया। और इसके बाद इंग्लिश, मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि इंग्लिश को मैं 15-16 मिनट में पूरा कर लेता हूँ, क्योंकि मैं ऐसा हैबिट बनाया हूँ, तुरंत तुरंत मतलब इंग्लिश न्यूज़पेपर में डेली पढ़ता हूँ। और इससे क्या होता है, मेरा रीडिंग स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छा हो गया है। भले ही मेरा स्पीकिंग स्किल्स उतना अच्छा नहीं है, पर रीडिंग स्किल मेरा काफी अच्छा है। मैं पूरा क्वेश्चन देखते साथ ही मुझे पता चल जाता है कि मुझे कहाँ कितना टाइम देना है। जैसे कि रीडिंग वाला जो होता है पैराग्राफ, तो उसमें आपको ज्यादा टाइम देना ही नहीं है, वो मतलब आपका पूरा स्कोरिंग टाइम है। उसमें आप जितना मतलब दोगे, क्योंकि वो क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर्स में छुपा होता है, जितना आप रीडिंग हैबिट बनाओगे उतना जल्दी जल्दी वो क्वेश्चंस को कर लोगे। बाकी एरर डिटेक्शन, फिर ग्रामेटिकल मिस्टेक या पैराजम्बल, ये सब तो 2-2 मिनट में 5-5 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। तो इंग्लिश में मैं 15-16 मिनट देता था, फिर वापस मैं जाता था अपना वो पॉइंट्स और रीजनिंग में। फिर वो कंप्लीट करते करते मेरे पास बचता था दोनों के लिए कंपोजिट 80 मिनट मेरे लिए दोनों के लिए बचता था, क्योंकि इंग्लिश में मैंने ऑलमोस्ट 15 से 16 मिनट दिया। जीए और आपका कंप्यूटर मिला के मैंने 15 से 16 मिनट दिया, तो इधर 32 मिनट हो गया। तो उधर मेरे को 80-85 मिनट आराम से बचता था, और मेरा काफी अच्छा हो जाता था। और मुझे लगता है ये अच्छी स्ट्रेटेजी है स्टूडेंट्स के लिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, डेली रूटीन एक एस्पिरेंट का क्या होना चाहिए संगीत, मतलब कैसे फॉलो करना चाहिए कि वो अगर उसके पास 3-4 महीने बचे हैं तैयारी के लिए, तो जैसे आप जो एग्जाम के मैं 3 महीने होते थे पहले, कि आप कैसे प्रिपेयर करते? तो जैसे कि रूटीन ऐसा होना चाहिए किसी का भी रूटीन, क्योंकि प्री प्री के जब तक प्री नहीं होता, हालांकि प्री के बाद तो प्री का कोई क्यों ही करेगा, पर प्री से पहले आपको दोनों लेके चलना है, प्री और मेंस। तो आपको स्टार्ट तब नहीं करना है कि आपका नोटिफिकेशन है तब जाके आप स्टार्ट करो।
आपको कम से कम 4 महीना चाहिए। जैसे कि अब आज से तो आपको स्टार्ट कर ही देना चाहिए यार। अब तक आपने नहीं किया है तो आज से, तो आज या कल से आप कम से कम स्टार्ट कर दो। और अभी से लेकर जून, शायद जुलाई में होता है प्रीलिम्स, और अगस्त या सितंबर के स्टार्टिंग में आपका मेंस हो जाता है। तो अब से लेकर आपको 3 महीना क्या करना है, शुरू शुरू में आप, अगर आप अभी तक स्टार्ट नहीं किए तो जैसे कि मैंने करा था, टॉपिक वाइज आप अपना पूरा कंसेप्ट क्लियर कर लो, क्योंकि टॉपिक वाइज आप नहीं कंसेप्ट क्लियर करोगे तो बाद में आप मॉक जितना दे दो आपको कोई फायदा नहीं होगा। बहुत लोग सोचते हैं कि अर्थमेटिक अगर स्किप कर देंगे तो भी चलेगा, क्योंकि डीआई में बहुत नंबर्स का आता है। लेकिन आजकल कट ऑफ इतना हाई जाता है, इतना हाई जाता है प्रीलिम्स का भी, तो आप अर्थमेटिक स्किप नहीं कर सकते हो। तो अर्थमेटिक के लिए सबसे पहले आपको मेन मेन टॉपिक्स उठाना पड़ेगा। जैसे कि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, रेशियो एंड प्रपोर्शन मस्ट है, परसेंटेज आपका मस्ट है, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस आपका मस्ट है। और इसके अलावा प्रोबेबिलिटी भी आजकल पूछ रहता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी रिलेटेड आजकल डीआई भी आने लग गया है। प्री में ना आए पर मेंस में जरूर आएगा। फिर जो आपके जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन सकते, स्पीड बैक में आपको कोशिश करना आपको 1 मार्क्स भी नहीं जाए, क्योंकि यहाँ बहुत बच्चे अगर जिनका 2-3 मार्क्स यहाँ चल जाता है तो फिर उनका देखते प्रीलिम्स नहीं क्लियर हो पाता है। तो स्पीड मैथ्स आपको डेली, मतलब कम से कम 1 घंटा स्पीड मैथ्स जो है वो डेली करते ही रहना है। अब अगर बात करते हैं रीजनिंग के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो रीजनिंग में छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे पजल्स होते हैं। तो आप डेली एक टारगेट सेट करो कि एक दिन आपको छोटा सर्कल पजल बनाना है, एक दिन अनसर्टन पजल बनाना है, एक दिन स्क्वायर बेस्ड पजल बनाना है। आप साइमल्टेनियसली एक तरह का पजल, मतलब अलग अलग पजल शुरू शुरू में आपके लिए रिकमेंडेबल नहीं है। आपको शुरू शुरू में क्या करना है, एक तरह के पजल्स एक ही, मतलब एक ही साथ बनाना है। मतलब जैसे एक दिन आपने लीनियर पजल बना लिया, एक दिन आपने स्क्वायर बेस्ड बना लिया, एक साथ अलग अलग पजल आप मत बनाओ। फिर आपका ब्लड रिलेशन के लिए आप देख सकते हो, ब्लड रिलेशन अच्छा खासा वेटेज रखता है, उसका हर बार आता ही है। फिर डायरेक्शन सेंस बहुत इजी है, बहुत इजी है, वो आपको मतलब मार्क्स देके जाएगा। और इनपुट आउटपुट प्रीलिम्स में देखा जाता है नहीं पूछा जाता है, तो वो मेंस लेवल पे आपकी तैयारी करो, इनपुट आउटपुट। और बाकी मेन मेन टॉपिक रीजनिंग में भी आपका कवर हो जाएगा। आरआरबी में तो यही दोनों आते हैं, इंग्लिश तो आते नहीं है। फिर अगर मेंस की बात कर ली जाए तो मेंस के लिए आप अच्छा खासा टाइम दो। प्रीलिम्स के लिए जैसे मैंने बोला कि 2 घंटा आपको ऐसा करना है, मेंस के लिए आपको क्या करना है, आप थोड़ा रेस्ट ले लो जब प्रीलिम्स कर लेते हो तो फिर मेंस के लिए आपको करना है। मेंस में लंबे लंबे काफी डीआई पूछते हैं, आजकल काफी ज्यादा डीआई पूछे जा रहे हैं। और डीआई के लिए आपको क्या करना होगा, जैसे कि आपने कंसेप्ट अर्थमेटिक का क्लियर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो डीआई आजकल पूछे जाते हैं वो स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो प्रपोर्शन, परसेंटेज, ये 3 टॉपिक से मतलब 2 डीआई आजकल आ जाते हैं। और आजकल केसलेट डीआई भी काफी आता है। केसलेट डीआई में भी देखते हैं, अगर आपका परसेंटेज चैप्टर नहीं क्लियर होगा तो आपका केसलेट डीआई भी देखते हैं नहीं बनता है। तो आप ये सब क्वेश्चंस जो है वो रेगुलर सॉल्व करते जाओ। फिर जब आपको टाइम बचता है तो जो मिसलेनियस चैप्टर्स हो गए अथमेटिक के लिए, वो सब आप करते जाओ। और अगर मेंस में रीजनिंग की बात की जाए तो रीजनिंग में थोड़े, हाँ, अच्छे लेवल के पजल्स पूछे जाते हैं। तो रीजनिंग के लिए भी कुछ घबराना नहीं है। पहले छोटे छोटे क्लर्क मीन्स के पजल्स उठाओ, रेगुलर सॉल्व करते जाओ। और रेगुलर ऐसे नहीं सॉल्व करना है कि आपको एक, मतलब स्टार्टिंग फेज में कि एक बार सर्कल बेस्ड पजल मिल गया तो उसको एक बार बनाओ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्वायर बेस्ड। तो शुरू शुरू में आपको यही करना है। पहले अगर आप सर्कल बेस्ड उठा रहे हो तो सर्कल बेस्ड बनाते जाओ, स्क्वायर बेस्ड बना रहे हो तो स्क्वायर बेस्ड बनाते जाओ, फिर लीनियर बेस्ड बना रहे हो तो वो भी बनाते जाओ। तो एक बार आप हर एक तरह के बना दोगे रेगुलरली, फिर आपका जब 1 महीना या 1 से 1.5 महीना ये कंटिन्यू करना है, फिर 1 से 1.5 महीना होगा, फिर आपको मॉक स्टार्ट कर देना है। प्रीलिम्स के लिए मॉक्स देते जाओ, फिर बीच में आप प्रीलिम्स के लिए थोड़ा मोड़ा पढ़ो, फिर मेंस का पहले मॉक दे दो, फिर मेंस के लिए पढ़ते जाओ। तो ऐसे आप कंटिन्यू करोगे तो एग्जाम तक आपका अच्छा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, और आपको मॉक्स में भी मार्क्स आने लगेंगे और फाइनल एग्जाम में जरूर आएंगे। और ये के लिए आपने कब से प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी एग्जाम से पहले? मैम, माफी चाहूंगा, जीए मेरा थोड़ा कमजोर है। तो जीए मैं क्या करता हूँ, मुझे पता है, पहले इनिशियल स्टेज में मैं जीए बहुत कम पढ़ के जाता था, मेरा सिलेक्शन बहुत रुका है, बहुत ज्यादा रुका है उस जीए की वजह से। तो इस बार मैं क्या करता था, जीए के लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी यही होगा कि आपको अगर लास्ट 2 मंथ तक जीए में उतना इंटरेस्ट नहीं भी आता है, मैं एवरेज स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ, जो एकदम बेस्ट है उनके लिए नहीं बता रहा हूँ। एक एवरेज स्टूडेंट को यही करना चाहिए कि अगर वीकली, पहले वीकली, डेली तो मुश्किल हो जाता है, डेली किसी के पास उतना टाइम है नहीं, और बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता है, फिर आप दूसरा चैप्टर नहीं कवर कर पाओगे। डेली आपको तब फायदा मिलेगा जब आपका इधर क्लियर है, मतलब आपके पॉइंट्स और रीजनिंग आपको ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, तब आपका डेली आप पढ़ोगे तो फायदा देगा। लेकिन आपको अभी पॉइंट में भी वर्क करना है, रीजनिंग में भी वर्क करना है, और इंग्लिश के भी मॉक्स काफी ज्यादा देने हैं, तो उस केस में आपको डेली जनरल अवेयरनेस का नहीं करना है।
आपको क्या करना है, वीकली आपको एमसीक्यू से कुछ नहीं होने वाला। आपको वीकली पीडीएफ पूरा अच्छे तरीके से, पीडीएफ पे डिटेल्स में जितना टाइम लगे लगे, पीडीएफ में आपको क्या करना है, पहले पूरा पढ़ लेना है। एक बार आप एक सोर्स की पीडीएफ पढ़ लेते हो तो वीकली ही दूसरे सोर्स का आप वीकली वीडियो देखो। आजकल यूट्यूब या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म में वीकली वीडियोस मिल जाता है, तो वीकली वीडियोस करो। फिर ऐसे आप करते करते जैसे कि एक वीक में आपका एक वीकली होगा। जैसे कि मान लीजिए मेरा अप्रैल का सेकेंड वीक चल रहा है, तो फर्स्ट वीक का वीकली मतलब 7 दिन में फर्स्ट वीक का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर नेक्स्ट वीक वैसे करते करते जाइएगा। फिर एक बार आपका 4 वीक का कंप्लीट हो जाता है, फिर आपको देखना है कोई भी मंथली कंटेंट आप उठा लीजिए, मंथली कंटेंट पूरा आप पढ़ते जाइए। फिर कोई भी मंथली कंटेंट का एमसीक्यू आप सॉल्व करते जाइए और आपका बहुत बहुत मतलब डिसेंट मार्क्स जरूर आएगा। सही है। और कंप्यूटर के लिए आपने कैसे प्रिपेयर किया था? मैम कंप्यूटर एक ऐसा चैप्टर है, मतलब एक कंसेप्ट जब तक आपका क्लियर ना हो, आप जितने एमसीक्यूज कर लो, क्योंकि क्वेश्चन मतलब हर बार चेंज होते रहते हैं। मैं देखता हूँ जल्दी रिपीट क्वेश्चन नहीं होता है, लेकिन एक कंसेप्ट से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको कंसेप्ट करने के लिए आपको पहले इसके लिए कंप्यूटर के लिए ये चीज मस्ट है, आपको पहले सिलेबस, हाँ सिलेबस देखना होगा अच्छे से कि कंप्यूटर में क्या क्या टॉपिक पूछे जाते हैं। हालांकि मैं आपको बता दे रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा कंप्यूटर में आपको 3 चीज जैसे कि एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और पावर पॉइंट, ये सब के टॉपिक आपको अच्छे से कर लेने हैं। फिर नेटवर्क के जो है, इंटरनेट के है, ईमेल के हैं, ये सब तो मतलब मस्ट आते ही आता है। और जनरेशन बेस्ड एक क्वेश्चन आ जाता है, तो ये सब के अगर कंसेप्ट क्लियर कर लेते हो, और उसके बाद आपको मतलब कंसेप्ट जब तक आप क्लियर ना करो आप एमसीक्यूज मत दो। आप एक बार कंसेप्ट, ये कंप्यूटर के लिए आपको वीडियो देखना मस्ट है, तो वीडियो सोर्स से कोई भी वीडियो सर्च से आप कंसेप्ट क्लियर कर लो। उसके बाद आप एमसीक्यू कहीं से भी करो, आप आराम से बना पाओगे, क्योंकि एक बार कंसेप्ट क्लियर होता है, कंप्यूटर ऐसा चीज है वो अपने बनते जाएगा। तो एमसीक्यू के लिए आप पीडीएफ करना पीडीएफ करो, ये वीडियो देखो, पर एमसीक्यू तभी करो जब आपका कंसेप्ट क्लियर हो। इसके अलावा मॉक्स किस लेवल के स्टूडेंट्स को लगाने चाहिए? बिकॉज स्टूडेंट्स का क्या रहता है कि वो लोग मॉक टेस्ट में बहुत होपलेस हो जाते हैं, और जो हाई लेवल मॉक टेस्ट देखते हैं उनको देख के, तो आप क्या बोलना चाहोगे, क्या क्वालिटी मॉक टेस्ट अभी इन लोगों को लगाने चाहिए? मैम एक्चुअली मॉक कभी भी एक सोर्स, जैसे कि इनिशियल स्टेज में एक सोर्स से नहीं देना चाहिए, 2 सोर्स से आप दो। क्योंकि आप सिर्फ इजी करोगे, मतलब इजी लेवल का बनाते जाओगे, तो फिर वो एग्जाम के लिए कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और आप अगर सिर्फ हार्ड या फिर हाई क्वालिटी मॉक्स देते जाओगे, तो कहीं ना कहीं ऐसा पॉइंट आएगा जब आप डाउन फील करोगे, आपके आपसे क्वेश्चन नहीं बनते जाएंगे, और एग्जाम में बीच का लेवल पूछता है। तो आप 2 मॉक कहीं से भी ले लो, आजकल तो काफी रिजनेबल रेट में मिल जाता है मॉक। तो 2 सोर्स फॉलो करनी चाहिए मॉक के। एक ऐसे सोर्स ले लो जहाँ पे मतलब अच्छा टॉप क्वालिटी कंटेंट, जैसे गाइडली प्रोवाइड करती है, तो वैसा कंटेंट है। और एक मॉक ले लो जो मतलब नॉर्मल लेवल या नॉर्मल से थोड़ा अबव लेवल हो, तो ये दोनों के मिक्सचर। तो बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें यहाँ पर संगीत ने हमें बताई हैं। इच एंड एवरीथिंग आई थिंक हमने आरआरबी के लिए यहाँ पर क्लियर किया हुआ है। सो थैंक यू सो मच संगीत, अपनी पूरी फुल स्ट्रेटेजी हमारे साथ शेयर करने के लिए। आई होप ये जो भी आपने चीजें बताई हैं ये सेल्फ टेस्टेड एंड ट्राइड है, और रिजल्ट भी है सामने। तो आई होप बहुत सारे एस्पिरेंट कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे इन्होंने जो पॉइंट्स बताए, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने जो तैयारी करी अपनी गलतियों से सीखा, फिर आज की डेट में इन्होंने 5 to 6 मतलब 5 to 6 एग्जाम की तरफ ये बढ़ रहे हैं। तो इतने एग्जाम्स क्लियर करना भी काफी मेहनत की बात है, काफी डेडिकेशन की जरूरत होती है। सो थैंक यू सो मच संगीत हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए, एंड आई होप आपकी जो स्ट्रेटेजी है ये सभी स्टूडेंट्स जरूर देखें और बेनिफिट इससे लें। तो थैंक यू सो मच।